एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। टाटा मोटर्स की बिल्कुल नई माइक्रो एसयूवी पंच अब बाजार में लॉन्च के लिए तैयार है। आज के शो में बात इसी नई कार की, कैसी है ये चलने में, किस तरह के फीचर्स इसमें दिए गए हैं और ऑफ रोडिंग करते वक्त ये कितना दम दिखाती है। चलिए देखते हैं। टाटा मोटर्स के लिए ये बहुत अहम कार है और भारतीय कार बाजार के लिए तो और भी ज़्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा पंच कई मायनों में एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रही है। हमारे पास मौजूद कारें डुअल टोन रूफ के साथ सबसे महंगे ट्रिम हैं। मैनुअल काले रंग की छत के साथ मीटियोर ब्रॉन्ज में है, जबकि एएमटी को सफ़ेद छत के साथ टोर्नेडो ब्लू रंग में तैयार किया गया है। नीला और लाल केवल सबसे महंगे वेरिएंट पर ही मिलेंगे। सिद्धार्थ, शुभम और मैं आपको कार के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं टाटा के HBX कॉन्सेप्ट की। ये एक झलक है इस कॉन्सेप्ट कार की जो कि हमने सबसे पहले देखी थी 2020 के ऑटो एक्सपो में। और अब आइए पंच पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। बिल्कुल दिखने में ये कार कॉन्सेप्ट कार की तरह ही है और ये एक वादा था टाटा का जो मेरे ख्याल से कंपनी ने काफ़ी खूबी से निभाया है। सबसे पहले तो आप अगर इसका चेहरा देखेंगे तो आपको इसमें नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, इन तीनों कार्स की एक झलक इमीडिएटली दिखाई देगी, क्योंकि ये है भी उसी फैमिली की एक कार। इसका लेकिन जो अलग एलिमेंट है एक तरह से, वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आपको अलग लगेगा वो है ये फ्रंट ग्रिल एलिमेंट, जो कि एक पूरा प्लास्टिक पैनल है। इसमें सिर्फ ये 3 गैप्स हैं और नीचे भी ट्राई एरो पैटर्न का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इस बम्पर में आपको थोड़ी सी प्लास्टिक की फील नज़र आएगी, लेकिन ओवरऑल गाड़ी का जो लुक है वो बिल्कुल एक एसयूवी का ही है। ये जो LED DRL है वो सिर्फ क्रिएटिव यानी कि टॉप वेरिएंट पे ही आपको मिलेगा। बाकियों में डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक इंडिकेटर LED मिलेगा। और जो बाकी वेरिएंट्स हैं वो हैं प्योर, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड। सभी में थोड़े से स्टाइलिंग के भी फ़र्क है, लेकिन ज़्यादातर कार का जो लुक है वो ऐसा ही है। ये जो 2 टोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ टॉप एंड में ही आपको लेकिन मिलेगा। या तो आप ब्लैक 2 टोन ले सकते हैं या फिर वाइट, बॉडी कलर पे वो डिपेंड करता है। ओवरऑल 7 कलर हैं इस कार में। LED का इस्तेमाल टेल लाइट क्लस्टर में भी है और आप ये फिर से एक ट्राई एरो पैटर्न इसमें देख सकते हैं। ये भी सिर्फ LED टॉप 2 वेरिएंट्स में ही आपको मिलेगा, लेकिन ओवरऑल शेप और डिज़ाइन वैसा ही है दूसरे वेरिएंट्स में भी। और इसका जो हाउसिंग है लाइट का, यानी कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेटल का शेपिंग, ये बहुत अलग है। और ये मेरे ख्याल से कार का सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर जो आप कह सकते हैं इसका एक सिग्नेचर है, वो मेरे ख्याल से इससे उभर के आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग है और किसी कार से आप इसकी तुलना नहीं कर सकेंगे। ये जो पंच लिखा हुआ है पीछे, मेरे ख्याल से यह आजकल एक ट्रेंड बन गया है। काफ़ी कार्स में आप देखते हैं कि ऐसे स्पेसिंग के साथ गाड़ी का नाम साइड पे नहीं लेकिन बीच में दिया गया है, और यहाँ पंच में भी आप यही पाएंगे। ओवरऑल एसयूवी लुक जो मैं आपको पहले कह रहा था, ये जो क्लैडिंग है, स्क्वेरिश व्हील आर्चेस हैं और 16 इंच के व्हील्स टॉप एंड में एलॉयज़, मेरे ख्याल से इन चीज़ों की वजह से और 187 मिलीमीटर्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी वजह से भी एसयूवी लुक पूरी तरह से कंप्लीट है। दो चीज़ों ने मुझे यहाँ काफ़ी इंप्रेस किया है। एक तो प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और अलग अलग टेक्सचर्स भी यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स भी हैं, बहुत अच्छा दिखता है। और फिट एंड फिनिश भी बढ़िया है अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें। इसके अलावा 2 7 इंच के डिवाइसेस हैं यहाँ पे, टच स्क्रीन सिस्टम है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पार्ट डिजिटल है, पार्ट एनालॉग है। अच्छा है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी देता है, लेकिन लुक के मामले में थोड़ा और मॉडर्न ये हो सकता था। टच स्क्रीन सिस्टम है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिर से आपको मिलती है यहाँ पे, बहुत काम की चीज़ है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, आयरा कनेक्टेड कार टेक, ऑफकोर्स डिपेंड करेगा आप कौन सा वेरिएंट खरीदते हैं। साथ में 3 मोड्स भी हैं जो इसके लुक को चेंज करते हैं, कलर को। तो इनके नाम हैं ज़ील, जिंग और जेन। इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ इसके AC वेंट्स पे कार के, तो इसके चारों तरफ आपको ये ब्लू सराउंड दिख जाएंगे जो इस टोर्नेडो ब्लू एक्सटीरियर कलर में आपको मिलेंगे। बाकी ज़्यादातर कलर्स में आपको अंदर ग्रे एक्सेंट्स मिलेंगे और इस पर डिपेंड नहीं करता है कि बाहर का कलर कैसा है।
फाइनली बात करते हैं स्टोरेज ऑप्शंस की, तो कई सारे हैं। सीट्स के बीच में, दरवाज़ों में आप बहुत सारी जगह आपको मिलती है, कई छोटी छोटी चीज़ें रखने की। दरवाजे में बोतलें रखने के लिए खास जगह है और यहाँ 2 बार तय करके छाता भी फिट हो जाता है। क्रिएटिव में कूल्ड क्लब बॉक्स भी दिया गया है। पंच की सेकंड रो में लेग रूम इतना बुरा भी नहीं है, आप इस सेगमेंट में से ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा इसका थाई सपोर्ट। सीट काफ़ी बड़ी है और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट खरीदते हैं उसके ऊपर। और फ्लोर टनल भी ऑलमोस्ट फ्लैट है AMT होने के बावजूद, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में सेकेंड रो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक अच्छी तरह से तैयार किया गया कैबिन है। याद रखें कि पंच का हमारा टेक रिव्यू जल्द ही youtube.com कार एंड बाइक हिंदी पर आप देख सकते हैं। पंच छोटी और मज़ेदार है और सड़क पर शानदार दिखती है। इस मामले में ये स्विफ्ट या ग्रैंड आइटन नियोस से बड़ी होने का एहसास देती है। यहाँ अकेला इंजन 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल है। इस 3 सिलेंडर मोटर को किफ़ायती बनाया गया है, हालांकि टाटा हमें लॉन्च के समय ही माइलेज के आंकड़े बताएगी। ये एक अच्छा पंच देता है और हाँ, गियरबॉक्स विकल्प बेहतर होते अगर यहाँ 6 स्पीड और बेहतर ऑटोमेटिक होता, ना कि AMT। पंच में ऐसा काफ़ी कुछ है जो कि आप कह सकते हैं कि अच्छा है। गाड़ी की प्रशंसा करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले बता देता हूँ ताकि फिर उसके बाद हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और फर्स्ट अप मैं ये कहूँगा कि अगर कंपनी थोड़ा दूर की सोचती तो फिर शायद एक टर्बो इंजन का विकल्प होना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट में देखें तो काफ़ी कारों में आजकल एक सेकंड ऑप्शन दिया जाता है जो कि ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा रिफाइंड होता है, तो शायद एक टर्बो की ज़रूरत थी। दूसरा कहना होगा कि ये जो 3 सिलेंडर इंजन है वो आपको याद दिलाता रहेगा कि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो बहुत डिस्टिंक्ट होती है और वो थोड़ी बहुत कैबिन में फ़िल्टर हो जाती है, लेकिन ऑन द होल कैबिन की रिफाइनमेंट और जो साउंड डैम्पिंग है वो बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और यहाँ मैं पलटूंगा सारी अच्छी चीज़ों पर, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो कि आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ओवरऑल रिफाइनमेंट इंजन का भी, गियरबॉक्स का भी, मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। दूसरी बात, जो ये गियर शिफ्ट है उसका जो मूवमेंट है और ओवरऑल जो इसका फील है वो भी बहुत स्मूथ है, बाकी टाटा कारों से बहुत बेहतर। स्टीयरिंग सेम थिंग, बहुत ज़्यादा बेहतर रिफाइनमेंट भी है इसमें, और जो ओवरऑल इसकी ऑपरेशनल फील है वो आपको बहुत स्मूथ लगेगी, बहुत प्रिसाइज भी। और फाइनली राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के मामले में भी मेरे ख्याल से पंच टाटा की अब तक सबसे बेहतर कार है, जो मुझे उम्मीद थी उससे कहीं आगे। सेगमेंट, आकार और कीमत को ध्यान में रखें तो पंच काफ़ी उत्साहित करती है। हाँ, एक तेज़ इंजन निश्चित रूप से और मदद करेगा और टाटा ने कार के इलेक्ट्रिक अवतार से भी इनकार नहीं किया है। क्या आप 10 लाख रुपए से सस्ता मॉडल खरीदेंगे, है ना? और हाँ, यहाँ कोई बेहतर ऑटोमेटिक नहीं है, तो चलिए AMT की सवारी करते हैं। फर्स्ट गियर से सेकंड और सेकंड से थर्ड, यहाँ पे आपको AMT होने का एहसास ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे हेजिटेशन और थोड़ी सी रुकावट आपको महसूस होगी गाड़ी चलाते वक्त। ये मेरे ख्याल से एक खामी है जो कि हर एक AMT में होती है, तो इंजीनियर्स का ये काम होता है कि उसको हम कितना ज़्यादा कम कर सकें। काफ़ी हद तक ये स्मूथ है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो आपको खटकेगा ज़रूर, क्योंकि अगर इसमें एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक होता तो चलाने में ये कार ज़्यादा मज़ेदार होती। और कन्वीनियंस के हिसाब से चलो ठीक है, AMT ऑटोमेटिक का काम कर देता है, लेकिन ड्राइविंग सेटिस्फैक्शन, वो जो एक मज़ेदार ड्राइव फील आप चाहते हैं, वो AMT में आपको नहीं मिल सकती। याद रखिए KUV 100, स्विफ्ट, नियोस और यहाँ तक कि क्विड जैसी मुकाबले में खड़ी सभी कारें AMT गियरबॉक्स के साथ ही आती हैं।
पंच में कोई 4 व्हील ड्राइव नहीं है और फिर भी टाटा इसके ऑफ रोडिंग के लिए कुछ हद तक तैयार होने का दावा कर रही है। तो टाटा मोटर्स का दावा है कि ये जो पंच है ये सिर्फ एक जैक्ड अप हैचबैक नहीं है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा और इसमें थोड़े एसयूवी के कैरेक्टर्स भी हैं। आज हम इस टेस्ट ट्रैक पे आए हैं ऑफ रोड लोकेशन पे बिल्कुल यही टेस्ट करने के लिए। ये सेम 1.2 लीटर का ही इंजन है जो हमने अल्ट्रॉज में देख रखा है, लेकिन इसमें पंच में ये डायना प्रो फंक्शन के में आता है। वो क्या करता है कि इसके लो एंड टॉर्क को इम्प्रूव करता है। तो ऐसे स्टीप एलिवेशन जो अभी हमने जस्ट लिया है ये लेने में काफ़ी मदद करती है। आपको अच्छा एक टॉर्क वहाँ पर मिलता है, आप पावर बैंड में हमेशा ही रहते हो। इसमें आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, प्रोफाइल भी काफ़ी एडिक्वेट है। तो ये जो ख़राब रास्ते होते हैं, उब्बर खाबर रोड्स होते हैं, उस पर आपको बहुत आराम से ये गाड़ी सेटल मिलती है और आप इसको आगे आराम से लेके जा सकते हैं। जो इसका 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी काफ़ी हैंडी आता है इस सिचुएशन में। 20.3 डिग्री का अप्रोच एंगल और 37.6 डिग्री का डिपार्चर एंगल ऑफ रोड में काफ़ी काम आता है। तो जो इसका अप्रोच एंगल है वो 20.3 डिग्रीज़ का है और डिपार्चर 37.6 डिग्रीज़ का है, जो काफ़ी एडिक्वेट लगता है। आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन जो इसका रैम्प ओवर एंगल है, जिसको आप आमतौर पे गाड़ी बीच होना बोलते हैं, वो 22.2 डिग्रीज़ का है और वहाँ पर हम चाहते थे कि थोड़ी सी अगर उसमें और इम्प्रूवमेंट होती तो आपका वो डर ख़त्म हो जाता। हाँ, कम व्हील बेस के चलते कार का निचला हिस्सा ज़मीन से लग सकता है और इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, लेकिन ये कोई सौदा तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। पंच 365 मिलीमीटर गहरे पानी से निकल सकती है। मुकाबले में खड़ी हैचबैक में ये आंकड़ा 300 मिलीमीटर तक ही जाता है। AMT में भी अच्छी ऑफ रोड क्षमता का दावा किया गया है। इसे ट्रैक्शन प्रो मोड नाम का एक नया फीचर मिला है जो कीचड़ वाली और कम पकड़ वाली सड़कों पर बेहतर पकड़ देता है। इससे व्हील स्पिन भी कम होता है। AMT को एक खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में कुछ समय और मेहनत लगती है। मैनुअल पर यह थोड़ा आसान है क्योंकि गियर आपके नियंत्रण में रहते हैं। इससे पहले कि हम कार की कीमतों पर आएं, एक और चीज़ के बारे में बात करनी ज़रूरी है, लगेज स्पेस। इस बारे में आप में से कई लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, तो सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गहरा भी है, तो सामान अच्छा खासा यहाँ फिट हो सकता है। लेकिन लोडिंग लिप थोड़ा ऊंचा है, तो आपको सामान अंदर डालने के लिए थोड़ी सी मेहनत कसरत करनी पड़ सकती है। अगर किसी हैच या यहाँ तक के महिंद्रा KUV 100 से तुलना करें तो यहाँ लगभग 100 लीटर ज़्यादा स्पेस है। तो चलिए कीमतों की उम्मीदों पर बात समाप्त करते हैं। ये देखते हुए कि टाटा इस कार को एस्प्रेसो या क्विड के बजाय स्विफ्ट और नियोस के खिलाफ खड़ा करना चाहती है, उम्मीद है कि कीमत 4.5 लाख रुपए से शुरू होगी और 7.5 लाख रुपए तक जाएगी। कस्टमाइजेशन को जोड़ दें तो भी ये 8 लाख रुपए के नीचे ही रहनी चाहिए। सभी कीमतें एक शोरूम। कार का लॉन्च 2 हफ्ते से भी कम समय में है और हमें इसका बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रिबूटेड। कैसा लगा आपको हमारा आज का शो और कैसी लगी नई टाटा पंच, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। एक बहुत खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द हम NDTV पर कार एंड बाइक शो के 900 एपिसोड पूरे करने वाले हैं। तो आइए इस जश्न में हमारे साथ जुड़िए। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर सेफ रहिए, स्कूटर और बाइक पे हेलमेट ज़रूर पहनिए और कार में सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए।